हेलो एवरीवन, क्यूसी हिंदी क्लासेस की तरफ से मैं जेपी सर। और चलिए हम आज का जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, यानी जो क्लास के लिए आप लोग का जो वीडियो बन रहा है, ये वाक्य चैप्टर जो पार्ट 1 इससे पहले मैं आप लोग को भेज चुका हूँ। और आज हम लोग पार्ट 2 में वाक्य चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग उसके भेद और तत्व जानेंगे। इससे पहले हमने वाक्य से संबंधित वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग कितने होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया है कि जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हो, न समझ में आ रहा हो, या कोई शब्द को लेकर कोई दिक्कत हो, तो आप लोग अवश्य पूछिए कमेंट्स करके। तो चलिए आज हम उसी का वाक्य चैप्टर का दूसरा वीडियो बनाएंगे। और आप लोग के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पहले भी बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 6, 7, 8 और 9, 10 के लिए नहीं, बल्कि ऊपर की क्लासेस के बच्चों के लिए भी है। हर एक कंपटीशन में हिंदी से संबंधित ये चैप्टर से कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। ये कबीर की बहुत ही अच्छी एक पंक्ति है, एक पद है। ये पद हमें यह हमारे अंदर ये भावना भरती है, ये जोश लाने की कोशिश करती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो कबीर जी ने इस पंक्ति के माध्यम से बताया है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, मतलब सिर्फ अच्छे कुल मतलब परिवार, संस्कार, सिर्फ अच्छे कुल में जन्म लेने से आप एक अच्छा इंसान नहीं कहलाएंगे। उसके लिए आपका कर्तव्य, जो काम होता है, जो आपका बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कर्तव्य गलत है, आपका सोच नेगेटिव है, आप गलत काम कर रहे हैं, आप चाहे कितने भी अच्छे परिवार से हैं, कितने भी बड़े परिवार से हैं, लेकिन आपका बिहेवियर और कर्तव्य गलत है, तो ऐसे कुल को नकार देना चाहिए। ऐसे कुल के परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ठीक उसी तरह, जिस तरह की आप एक सोने की घड़ा ले लीजिए, सोने की घड़े में अगर हम शराब को डाल देंगे तो शराब सोना नहीं बन जाएगा, शराब शराब ही रहेगा। इसका मतलब ये, कहने का मतलब ये है कि अगर हम कितना भी अच्छे परिवार में जन्म लें, हम कितना भी अच्छा पहन लें, कितना भी अच्छा खा लें, लेकिन हमारा अगर कर्तव्य सही नहीं है, तो ऐसे परिवार में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये पंक्ति के माध्यम से कबीर जी ने यही संबोधित किया है कि आप जो कर्तव्य करिए, आपका जो कर्तव्य है वो सकारात्मक होना चाहिए। तो चलिए, मेरा ये संदेशा देने का मकसद यही था कि जिस लेवल पर आप लोग हैं, इस लेवल पे ये पंक्ति काफ़ी आप लोग को अग्रसर करेगी, यानी आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को पार्ट 1 में, पार्ट 1 में वाक्य से संबंधित मैंने 4 पॉइंट बताया था। पहला पॉइंट था वाक्य की परिभाषा, दूसरा पॉइंट था वाक्य के अंग, तीसरा पॉइंट था वाक्य के भेद मतलब प्रकार, और चौथा पॉइंट है वाक्य के तत्व, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में आप लोग को वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, ये दोनों पॉइंट के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और यहाँ पे समझाया भी था। आज हम वाक्य के तीसरा जो पॉइंट है उसके तरफ चलते हैं और आप लोग इसको देखेंगे और समझेंगे भी।
तो वाक्य से संबंधित हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है वाक्य के भेद। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इससे संबंधित एक भी पॉइंट छोड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं विफल भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपने तरफ से मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि वाक्य से संबंधित जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से मैं आप लोग को बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग इस पर केयर करिए। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वाक्य के भेद, ठीक है। और भेद का मतलब होता है प्रकार, या भेद बोलिए या प्रकार बोलिए। तो भेद को बांटने के लिए हम वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। लिख सकते हैं कि वर्गीकरण के आधार पर वाक्य के भेद दो होते हैं। ओके डियर, वाक्य के भेद दो हैं, ठीक है। कौन कौन सा ये भी जान लीजिए, किसके किसके आधार पे। तो पहला होता है आपका अर्थ के आधार पे, यानी कह सकते हैं जो वाक्य के भेद है उसको दो वर्गीकरण के आधार पे दो भाग में बांटा गया है। एक होता है अर्थ के आधार पे, यानी अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो टोटल 8 होते हैं। अगर हम दूसरे पर चलते हैं तो दूसरा होता है रचना। रचना को एक और नाम से हम लोग जान सकते हैं, रचना को बनावट भी बोलते हैं हम लोग। तो कह सकते हैं कि बनावट या रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इस रचना या बनावट के आधार पे वाक्य के जो भेद होते हैं 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पे वाक्य के जो भेद होते हैं 8 होते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आप लोग को पूरा अच्छे से और एक एक चीज़ बताने का पूरा कोशिश करूँगा। फिर भी आप लोग को अगर कोई शब्द को लेकर या कोई ऐसा जो लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट अवश्य करें। चलिए अब इनके आधार पे हम लोग देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पे यदि 8 हैं तो वो 8 कौन कौन से हैं, ठीक है। और रचना या बनावट के आधार पे अगर 3 हैं तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ओके, तो आइए डियर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वर्गीकरण के आधार पे जो वाक्य के भेद होते हैं 2 होते हैं। किसके किसके आधार पे, एक पहला होता है अर्थ के आधार पे और दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ के आधार पे देखेंगे। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, अर्थ के आधार पे टोटल 8 होते हैं, और वो 8 कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मैंने नोट भी कर दिया है। आइए इसको पहले जान लेते हैं, नाम जान लेते हैं कि वो 8 कौन कौन से हैं। पहला होता है विधानवाचक, ठीक है। विधान को हम लोग सकारात्मक भी बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। इसलिए मैंने दोनों चीज लिख दिया है, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और हिंदी के साथ साथ अगर इंग्लिश जानते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट की बात है। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि अक्सर शब्दों का मैं इंग्लिश जरूर बताऊंगा, अपने तरफ से पूरा मैं कोशिश करूँगा। तो अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। पहला होता है विधानवाचक, यानी सकारात्मक वाक्य भी इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा होता है निषेधवाचक, या उसको नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तीसरा प्रश्नवाचक, जिसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चौथा है आपका आज्ञावाचक, आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है आज्ञावाचक वाक्य,
इसको इम्परेटिव बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट 5वां है संदेहवाचक वाक्य। इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट बोलते हैं। 6वां जो है आपका इच्छावाचक वाक्य। इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। 7वां जो है हमारा संकेतवाचक वाक्य, जिसको कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं इसको। 8वां जो है हमारा विस्मयवाचक वाक्य, जिसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो मैंने 8 आप लोग को नेम लिखा है, 8 आप लोग को दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे, क्या आप लोग देख रहे हैं? मैं क्रम से बिल्कुल लिखा हूँ। और सबसे पहले तो आप लोग को 8 का नाम याद कर जाना है। और मैं यहीं पे पॉइंट जो मेरे जहन में याद आ गया है, मैं आपको यहीं पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। और क्लियर ये कर देना चाहता हूँ कि बेटा जो हम 9th और 10th में जो व्याकरण में वाक्य से संबंधित जो हमारे बोर्ड या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये यहीं पर थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड ये कर दिया गया है कि जो हम अर्थ के आधार पे प्रकार पढ़ते हैं, ये बात यहाँ पे इसलिए बताना इम्पोर्टेंट है कि इसमें 9th और 10th के भी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो जो 9th का जो सिलेबस होता है वाक्य से संबंधित जो पूछता है वो अर्थ के आधार पे चलता है। यानी 9th में जो हमारे सिलेबस वाक्य से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में, वो अर्थ के आधार पर आते हैं। मतलब यही 8 के बारे में पूछा जाएगा। ये क्या होता है, निषेधवाचक क्या होगा, प्रश्नवाचक क्या होगा, आज्ञावाचक क्या होगा, संदेहवाचक किसे कहते हैं, इच्छावाचक किसे कहते हैं, संकेतवाचक किसे कहते हैं, विस्मयवाचक किसे कहते हैं। ओके डियर। और ये सबके एग्जाम्पल, और एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम्पल ही देता है, एक सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से बताइए किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है। तो हम अभी आपको ये प्रकार के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं सबके बारे में एक्सप्लेन करूँगा और एक एक का मैं कोशिश करूँगा कि 2-2 एग्जाम्पल देकर और आप लोग को और सरल से सरल भाषा में लेकर आपको इसको आपके लिए सरल करूँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो आइए मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि 9th और 10th के सिलेबस में वाक्य चैप्टर से आता है। तो 9th को अर्थ के आधार पर रख दिया गया है और 10th का जो सिलेबस होता है वो रचना या बनावट के आधार पर रख दिया जाता है। लेकिन आप आगे चलकर कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे तो आप कोशिश करिएगा कि दोनों के आधार पर हमें पढ़ना है। यहाँ पे बताने का मेरा मकसद ये था कि थोड़ा सा आप लोग को सिलेबस से भी जोड़ा गया है, तो इसलिए ये बात मैंने आप लोग के बीच रखा है। लेकिन पढ़ना दोनों के आधार पे है ना। ऐसा नहीं सोचना कि जेपी सर तो ऐसे बताएं कि 9th में इतना पढ़ना है और 10th का सिर्फ ये पढ़ना, नहीं, सबके लिए अनिवार्य है। ठीक है, क्लास 6 हो चाहे 3rd हो चाहे 4 हो 5 6 7 8 9 10 या इससे ऊपर की क्लास, सबके लिए अनिवार्य है। तो कोशिश करिए कि सारा चीज पढ़ना है। चलिए अब मैं आप लोग को एक एक करके इनके बारे में परिभाषा और इनके एक एक करके एग्जाम्पल पूरा बताने का कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ओके डियर। तो आइए अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार हैं उसको एक एक हम लोग इसका डेफिनेशन भी जानेंगे और इसके एग्जाम्पल के माध्यम से भी जानेंगे। तो जैसे कि पहला हमारा जो है विधानवाचक, यानी जिसको हम सकारात्मक भी बोलते हैं और इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। देखिए जिस वाक्य के, अब इसके परिभाषा को जानेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जिस वाक्य के द्वारा, मान लीजिए एक वाक्य है और वाक्य क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था अभी कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य की परिभाषा क्या होता है, मैंने सारे चीज बता दिया है आप लोग को। तो अभी आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कह रहा है कि जिस वाक्य के द्वारा किसी काम, अब हम कोई भी काम करते हैं, काम कुछ भी हो सकता है, हंसना, पढ़ना, लिखना, बोलना, गाना, दौड़ना, ये सब क्रिया है यानी काम है हमारे।
तो कह रहा है कि जिस वाक्य के द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, हिंदी में एक सबसे मजेदार की बात यह है कि अगर हम कोई भी शब्द हिंदी का लिखते हैं तो हमें आधा से अधिक उसी शब्द से परिभाषा मिल जाता है ना। हम कोई भी शब्द ले लेते हैं और अक्सर उसी शब्द में उसका परिभाषा यानी डेफिनेशन छिपा रहता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका परिभाषा किस तरीके से आप लोग उसको निकालते हैं या किस तरीके से समझते हैं। जैसे विधान या सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब जो चीज एकदम परफेक्ट हो, मौजूद हो, जो आपको सिंपल तरीके से बोल दिया गया कि क्लास में 40 बच्चे हैं, तो ये आपका मतलब क्लियर है कि 40 बच्चे हैं। अब इस वाक्य को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें ना तो क्वेश्चन किया जा रहा है, ना तो कोई इच्छा जता रहा है, ना कोई संदेश दे रहा है। यानी जो चीज सकारात्मक है, जो सिंपल तरीके से है, वो है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य भी कहेंगे। जैसे कि आपने परिभाषा भी देखा है कि जिस वाक्य के द्वारा किसी काम के करने या होने का सीधा सीधा बोध हो, सीधा सीधा बता रहा है कि ये काम हो रहा है, ये काम कर रहा है, उसमें न कोई क्वेश्चन कर रहा है, न आपसे कोई इच्छा जता रहा है, न कोई आपसे कोई संकेत कर रहा है, न संदेह कर रहा है ना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसका डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। और फिर भी नहीं समझ में आया है तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का पूरा कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि सुरेख किसी का नाम है, सुरेख पत्र लिख रही है या सीता पत्र लिख रही है ना। तो इस वाक्य को जो आप पढ़ रहे हैं तो आपके जहन में क्या क्या निकल के आ रहा है? आपका मस्तिष्क, जो दिमाग क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि कोई लड़की है या लड़का है, जो भी है, वो क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। अब लिखना क्या है? आपका काम है, क्रिया है, लिखना वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके काम को बता रहा है कि सुरेख जो है या सीता जो है वो पत्र लिख रही है। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में करके भी आपको संबोधित कर दिया है ज्ञान के लिए कि काम का करना, यहाँ पे काम का करना बोध करा रहा है, यानी उसके बारे में बता रहा है कि कौन सा काम कर रही है, लिखने का काम कर रही है। ओके डियर, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसमें देखिए लिखा है पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पृथ्वी के बारे में। क्या बात कर रहे हैं? कि पृथ्वी गोल है, यानी उसके बारे में बता रहे हैं, उसके ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, यानी उसका बोध करा रहे हैं कि पृथ्वी क्या है? गोल है, यानी बात का होना। तो इन दोनों उदाहरणों के दोनों उदाहरण के तौर पे आपको इसका परिभाषा मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ओके डियर, तो चलिए अब इसका दूसरा जो प्रकार है निषेधवाचक और नकारात्मक जिसको बोलते हैं, इसके बारे में अब जानेंगे। ओके डियर, तो चलिए अब अर्थ के आधार पर जो दूसरा भेद है जिसे हम निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको नेगेटिव कहते हैं। तो आइए इसके परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा को जानने से पहले सबसे पहले इसके शब्द पर विचार करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि हिंदी के अक्सर जो शब्द होते हैं उसी में उसका डेफिनेशन यानी परिभाषा छिपा रहता है। कैसे निकालना है? जब हम उस शब्द को दो से तीन भाग में तोड़ेंगे तो उसका अर्थ हमें निकल कर सामने आ जाएगा। देखिए, निषेध, निषेध का मतलब कोई चीज मना करना, निषेध करना, उसको नकारना। नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब भी होता है कोई चीज को मना करना यानी नकारना, है ना। कोई वर्ग को नहीं करना, उसको हम निषेधवाचक या नकारात्मक भी कहते हैं। अब इसके परिभाषा पर गौर करते हैं। परिभाषा लिखा है कि जिस वाक्य के द्वारा, अब कोई भी वाक्य है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, एक कंप्लीट वाक्य है, उसमें क्या कह रहा है कि जिस वाक्य के द्वारा किसी काम के
न करने, देख रहे हैं आप, न लग गया यहाँ पे, न मतलब नहीं, न करने या न होने का बोध हो, है ना, न करने या न होने का बोध हो, उसे हम निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके डियर, तो परिभाषा के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि ये वाक्य, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं निषेधवाचक, ये क्या कहना चाह रहा है। आइए उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल, पहले वाला जो भेद था उसमें हमने क्या लिखा था, सुरेखा पत्र लिख रही है। तो पहले वाला जो एग्जाम्पल इसमें हम लोग पढ़ रहे थे उसमें काम करने की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अब देखिए क्या है उदाहरण, सुरेखा पत्र नहीं लिख रही है, ठीक है, यानी नहीं का बोध करा रहा है, यानी काम जो कर रही थी वो अब नहीं कर रही है, यानी नहीं लग गया, है ना। पृथ्वी गोल नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे भी नहीं लग गया। तो ये हम सीधा सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये दोनों जो वाक्य हैं ये क्या है, नकारात्मक है, यानी निषेधवाचक है। और ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं निषेधवाचक या नकारात्मक के हैं, यानी सीधे सीधे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि चाहे कोई भी वाक्य हो, हम कोई वाक्य पढ़ रहे हैं, जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए, दादाजी के द्वारा अखबार नहीं पढ़ा जा रहा है ना, माता जी के द्वारा खाना नहीं बनाया जा रहा है, या कोई भी काम हो वो काम नहीं हो रहा है। जिस भी वर्ग में अगर नहीं लग गया, जिस भी सेंटेंस में नहीं लग गया, वह सेंटेंस नकारात्मक का बोध कराता है, नकारात्मक का हमें ज्ञान कराता है। ओके डियर, तो चलिए हम लोग अब इस तरह अर्थ के आधार पे दो जान लिया है, पहला आपका विधानवाचक और दूसरा निषेधवाचक। अब हम तीसरा भेद की तरफ चलते हैं, और तीसरा जो भेद होता है प्रश्नवाचक। ओके ओके डियर, तो आइए जो तीसरा भेद है अर्थ के आधार पे वो है प्रश्नवाचक, जिसको इंग्लिश में मैंने बताया था इंट्रोगेटिव बोलते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है। प्रश्न का मतलब क्या, जब आपसे कोई प्रश्न करता है सीधा सीधा, है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यानी जिस वाक्य में प्रश्न करता है कोई, वो प्रश्नवाचक होगा। जैसे आइए परिभाषा देखते हैं इसका। जब वाक्य में प्रश्न, देख रहे हैं, जब वाक्य में प्रश्न किया जाए तो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। अक्सर कोई भी वाक्य में जब आदमी प्रश्न करता है तो आपको ये सारे जो जितने में शब्द लिखा हो ना, ये कोई ना कोई शब्द जरूर उसमें रहेगा। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कौन, है ना, या क्या, ये कोई ना कोई इनमें से कोई ना कोई आपको वर्ड जरूर मिलेगा। जब आपसे ये वर्ड कब मिलेगा, जब आपसे कोई प्रश्न करेगा, है ना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कल तुम्हारे साथ कौन था। अब देखिए यहाँ पे कौन शब्द आ गया ना, क्वेश्चन कर रहा है कि कल तुम्हारे साथ कौन था। और पहला तो ये हो गया ट्रिक, प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने के लिए पहला तो ये ट्रिक हो गया कि ये सारे शब्दों में से कोई ना कोई शब्द जरूर रहेगा, ठीक है, ये तो पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक ये है कि जब भी आपसे क्वेश्चन करेगा तो क्वेश्चन मार्क का ये चिन्ह जरूर लगा रहेगा, ठीक है ना। तो ये और भी आसान हो जाता है, हमको दो दो ट्रिक मिल रहा है। पहला कि जब भी प्रश्न करेगा आपसे कोई तो उसमें ये वर्ड जरूर मिलेंगे, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, है ना, क्या, कौन, ऐसे वर्ड जरूर उस वाक्य में मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, एग्जांपल देख लीजिए, कल तुम्हारे साथ कौन था। अब क्वेश्चन कर रहा है आपसे, तो देखिए कौन आ गया उसमें, और मैंने वो चीज रखा है यहाँ पे कौन। अब क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो ये हमारा इस तरह प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं। अब कोई क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं, तो क्या वर्ड क्या हो गया आपका, क्या वर्ड आपका क्वेश्चन मार्क का ये आपका चिन्ह हो गया। और इधर देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, यानी सीधे सीधे तौर पे जब आपसे कोई क्वेश्चन करे तो वो सीधा आपको समझ में आ जाएगा। और जब भी क्वेश्चन करेगा तो उस वाक्य में आपको कुछ न कुछ ये निम्न वर्ड में से मिलेगा, जैसे कब, क्यों, कैसे, कितना, कहाँ, है ना, क्या,
कौन, ऐसे वर्ड जरूर उसमें कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग को तीसरा पद भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम अर्थ के आधार पे अब चौथा प्रकार चलते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ये चीज क्लियर करिए कि अर्थ के आधार पे अभी तक मैंने 3 बता दिया। पहला आपको विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आपको प्रश्नवाचक बताया। तो इस तरह टोटल 8 में से मैंने आप लोग को 3 एक्सप्लेन भी कर दिया, डेफिनेशन भी बता दिया और एक एक करके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेंगे, आपको ऐसे ही सेंटेंस दे देगा, ठीक है ना, और पूछेगा कि निम्न भेद में से बताइए ये किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, या निम्न में से किसका ये उदाहरण लिया गया है। तो ऐसे ही आपको एक सेंटेंस देगा और पूछेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सवाल का आंसर भी बहुत ही सरल तरीके से आप लोग दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग फोर्थ की तरफ पहुँचते हैं। फोर्थ हमारा जो चौथा प्रकार है उसको जानेंगे। ओके, तो जो चौथा प्रकार है वो है इच्छावाचक, जिसे इंग्लिश में ऑप्टेटिव भी बोलते हैं, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए फिर से मैं ये चीज बता देना चाह रहा हूँ कि इसके नाम में ही हमारा परिभाषा छिपा है, इच्छावाचक। इच्छा का मतलब क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा अपने से अपनी आवाज, अपने बात को रखिए। इच्छा का मतलब क्या समझ में आ रहा है, यही चीज हम लोग यही कर सकते हैं। इच्छा मतलब हमारी इच्छा, हमारी इच्छा क्या है, हमारी कामना क्या है, हमारा जो मन में भावना चल रहा है, हमारी इच्छा क्या चल रही है, किसके प्रति क्या इच्छा चल रहा है ना। तो इच्छा का मतलब हम यही सारी बातें कर सकते हैं। यानी किसी के लिए हम शुभकामना की बात करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार देते हैं। जब आपका कोई पैर छूता है ना, जैसे मान लीजिए अगर हम मुस्लिमों में बात करें तो लोग बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो उसका जो विपक्ष रहता है बोलता है वालेकुम अस्सलाम। या फिर आप हिंदी में अगर ये हिंदू धर्म में आइए तो आपका कोई पैर छूता है, आप जब किसी के पैर छूते हैं तो आपको क्या बोलते हैं, खुश रहिए, आपका जो जीवन है सुखमय हो, आप आगे बढ़िए। यानी वो क्या कर रहा है, आपको अपने इच्छा से अपनी शुभकामनाएं दे रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है ना। तो यह इच्छावाचक से हमें यही सारी बातें समझ में आ रही है। तो आइए इसका हम लोग परिभाषा भी देख लेते हैं। इच्छावाचक, जिसको इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, जिस वाक्य से, यानी एक वाक्य है, उस वाक्य से इच्छा या आशीर्वाद या शुभकामना आदि का बोध हो। बोध का मतलब होता है कि ज्ञान कराना, उसके बारे में बताना, उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी वाक्य है, एक वाक्य दे दिया है और उसमें आपको इच्छा जताना, अपनी इच्छा से कुछ कह रहा है आपके बारे में, तो वो इच्छावाचक हो गया। इससे पहले प्रश्नवाचक के बारे में हमने पढ़ा, इससे प्रश्नवाचक से पहले हमने नकारात्मक के बारे में पढ़ा। यानी जो हम भेद पढ़ रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल में कुछ न कुछ ट्रिक चेंज होते हुए चल रहा है ना। देख रहे हैं अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं सब में कुछ न कुछ चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ अलग चीज चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे इच्छा के लिए हम शुभकामनाएं शब्द जोड़ रहे हैं, आशीर्वाद शब्द जोड़ रहे हैं, इच्छा शब्द जोड़ रहे हैं। तो ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। आपका जीवन सुखमय हो। अब देखिए कोई आपके लिए कामना कर रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपके लिए शुभकामना दे रहा है कि आपका जो जीवन है, जो जीवन चल रहा है ना, आपका जीवन क्या हो, सुखमय हो, यानी सुखों से भरा हो, आपके जीवन में कभी कष्ट ना हो। तो अक्सर लोग जब आप किसी के पास जाते हैं जो आपसे बड़े रहते हैं, आपके पैर छूते हैं या उनके संपर्क में रहते हैं, तो आपके लिए क्या कामना करते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं कि आपका जो जीवन है सुखमय हो, आप आगे बढ़े, है ना, आप हमेशा अपने जो काम कर रहे उसमें सफल हो, है ना, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है
ईश्वर सबकी सहायता करे। ठीक है, ईश्वर सबकी सहायता करे, हेल्प करे। अब हम यहाँ पे इच्छा जता रहे हैं कि ईश्वर क्या करे, सबकी हेल्प करे, सबकी सहायता करे। ओके डियर, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग को जो चौथा पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण में दोनों उदाहरण आप देख रहे हैं, लिखा है आपका जीवन सुखमय हो, आपको कोई शुभकामना दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है ईश्वर सबकी सहायता करे। अब यहाँ पे इच्छा जता रहे हैं कि ईश्वर क्या करे, सबका हेल्प करे, यहाँ इच्छा जता रहे हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा जो भेद है ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा पांचवा भेद है उसके बारे में हम लोग चलते हैं। ओके, तो जो पांचवा भेद होता है वो है संदेहवाचक। अब देखिए इस शब्द में ही क्या छिपा है, संदेह का मतलब क्या समझ में आ रहा है, किसी को संदेह यानी संभावना की बात कर रहा है, यानी किसी चीज के लिए संभावना की बात कर रहा है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं इसको। इंग्लिश में सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट कहते हैं। जिस वाक्य से काम के होने में संदेह अथवा संभावना, मैंने अभी बताया संदेह का मतलब होता है संभावना। तो जिस वाक्य से काम के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उसे संदेह वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, शायद आज वर्षा हो जाए। जैसे मौसम बहुत धूप है ना, लेकिन फिर मौसम चेंज होता है, बादल छाए हो जाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं ना कि शायद आज वर्षा हो जाए, है ना, आज बारिश की जरूरत है तो शायद आज वर्षा हो जाए। यहाँ क्या कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि शायद वर्षा हो जाए। दूसरा जो वाक्य आप लोग का एग्जाम्पल है, पिताजी अब तक घर पहुंच चुके होंगे। फिर से देखिए, पिताजी अब तक घर पहुंच चुके होंगे। अब यहाँ पे संभावना जताया जा रहा है। अब ये चीज हम संभावना कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि पिताजी शायद अब घर पहुंच चुके होंगे, है ना, वह बाजार पहुंच चुका होगा, वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, संभावना जता रहे हैं। ओके डियर, तो इस तरह आप लोग देख रहे हैं पांचवा भी यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उदाहरण के माध्यम से भी मैंने आप लोग को समझा दिया। अब नेक्स्ट जो है छठवां के तरफ चलते हैं, आइए। ओके, तो चलिए, जो छठवां भेद है अर्थ के आधार पे वो है आज्ञावाचक। देखिए, आज्ञावाचक शब्द से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई आपको आज्ञा दे रहा है, यानी आज्ञा की बात कर रहा है, आदेश की बात कर रहा है, विनय की बात कर रहा है। यानी कोई आपको आज्ञा देता है ना, जैसे कि आप जाइए यह काम करके आइए, आप एक लोटा पानी लेकर आइए या वह वस्तु लेकर आइए, यानी वो क्या कर रहा है, आपको आदेश दे रहा है, जाइए एक गिलास पानी लेकर आइए, है ना, आप बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। ये सारी बातें क्या है, आदेश दे रहा है, आपको आज्ञा दे रहा है। ठीक है, तो आइए इसका परिभाषा भी जानते हैं। जिस वाक्य से, यानी कोई वाक्य है जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश या विनय की बात करें, यानी विनय का बोध कराए, बोध का मतलब मैंने बताया था ज्ञान, उसके बारे में बताना, उसे आज्ञावाचक कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कक्षा में एक अध्यापक बोलता है ना कि सभी छात्र खड़े हो जाइए या सभी छात्र बैठ जाइए, तो क्या कर रहा है, आपको आदेश दे रहा है। आप स्टाफ रूम से चौक लेकर आइए, डस्टर लेकर आइए, बुक लेकर आइए, पानी लेकर आइए। ये सब सारी बातें क्या है, आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। ओके डियर, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है, कृपया शांति से बैठिए। क्या कर रहा है, आपको विनय कर रहा है। विनय का मतलब भी वही होता है, आदेश दे रहा है कि आप कैसे बैठिए, शांति से बैठिए। तो देखिए, जितने भी हम वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं, सब में वाक्य चेंज होता जा रहा है। प्रश्न में कुछ और बोल रहा है, नेगेटिव में कुछ और बोल रहा है, सकारात्मक में कुछ और कह रहा है ना, इच्छा में आपको कुछ और चीज बातें कहकर आपको वो वाक्य कंप्लीट करा रहा है। ठीक, आज्ञा में कुछ और बातें कह रहा है। तो नेक्स्ट अब जो हमारा सातवां है, सातवां में आइए देखते हैं। सातवां जो प्रकार है उसको भी देखते हैं और उसके बाद आठवां है, दो और रह जाते हैं, तो इन दोनों को भी हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो सातवां जो हमारा प्रकार है वो है संकेतवाचक।
संकेत का मतलब क्या समझ में आ रहा है? किसी को संकेत करना, यानी एक बात, एक काम करने के बाद वो दूसरा काम जो है उस पर निर्भर हो, आश्रित हो, है ना, वो चीज उस पर निर्भर हो। जैसे कोई हम काम कर रहे हैं और उसी पर वो काम निर्भर हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, राम के बिना सीता चल नहीं सकती। किसके बिना? तो राम के बिना। तो राम के ऊपर कौन निर्भर है? सीता निर्भर है। तो ऐसे हम क्या करें? संकेत में रखते हैं। जैसे इसका हम परिभाषा देखते हैं, इंग्लिश में इसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना, यानी जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी कोई काम है वो चल रहा है और वो काम दूसरे क्रिया पर क्या है? निर्भर है, आश्रित है, डिपेंड है उसमें, वो क्या कहलाता है? संकेतवाचक कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। देखिए, संकेत और संदेह में अंतर है। संदेह का मतलब वहाँ संदेह कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं, है ना, कि वो काम होने वाला है, शायद ये काम हो जाए, है ना, संभावना वहाँ जता रहे हैं। लेकिन संकेत में निर्भर है, एक क्रिया जो है दूसरे क्रिया पर आश्रित है, निर्भर है। तो दोनों में अंतर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, यदि समय पर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यानी एक काम क्या है कि वर्षा होता, और दूसरा काम क्या है? उस पर निर्भर है ना। उदाहरण से ही हमें समझ में आ रहा है कि फसल किस पर निर्भर है? वर्षा पर। यानी जो बारिश होगा, जब बारिश होगा तभी फसल हमारा क्या होगा? अच्छा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। तो ये इस वाक्य से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक जो क्रिया चल रही है वो किस पे, दूसरी जो क्रिया किस पर निर्भर है? पहली वाली पे। तो इस तरह देख सकते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है कि जब राम आएगा तब हम सब स्कूल चलेंगे। देखिए, ये हम सब किस पर निर्भर है? राम पर। राम का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, यानी संकेत कर रहे हैं कि जब राम आएगा तो हम सब क्या करेंगे? चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह सातवां प्रकार भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं एक बात है जरूर आप लोग को कहना चाहूँगा कि मैंने तो हर प्रकार के दो एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आप लोग को एक छोटा सा काम करना है कि अपने से कोशिश करिएगा, अपने से सारे जितने भी मैं भेद बता रहा हूँ सबके दो तीन आप एग्जाम्पल बनाना सीखिए। कोई बात नहीं, गलत होगा, गलतियां करिए, हर रोज करिए, हर बार करिए, लेकिन एक ही गलती बार बार मत करिए। गलती से इंसान सीखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो आखिरी प्रकार है अर्थ के आधार पे, वो है विस्मयवाचक वाक्य। तो आइए उसको भी देखते हैं। ओके, तो चलिए आठवां जो हमारा प्रकार है अर्थ के आधार पे, ये आठवां और आखिरी प्रकार है, विस्मयवाचक वाक्य। देखिए, विस्मयवाचक वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं। ये जो हमारा आठवां प्रकार है, इसमें हम थोड़ा सा सबसे हटकर बातें करेंगे। जब भी इसके एग्जाम्पल या उदाहरण आएंगे तो उसमें आपको या तो कि कहीं खुशी की बात करेगा, हर्ष मतलब खुशी होता है, विस्मय की बात करेगा, विस्मय का मतलब आश्चर्य की बात करेगा, या कोई आदमी मर जाता है तो उसके शोक बोलते हैं ना, शोक, दुख की बात होता है, या कोई घृणा करता है, या कोई आप अच्छा काम करते हैं तो आपको शाबाश शब्द यूज करता है। तो ऐसे जितने भी शब्द आते हैं, हर्ष हुआ, विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, घृणा हुआ, है ना, शाबाश हुआ, ऐसे शब्द जिस भी वाक्य में आपको मिले, है ना, तो कौन सा आपको वाक्य कहलाएगा? विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य का एक दूसरा ट्रिक ये भी है कि इसका एक सिंबल होता है। सिंबल का मतलब चिन्ह होता है। विस्मयवाचक का एक सिंबल होता है कि जो भी वाक्य पूछेगा उस वाक्य में कहीं ना कहीं ऐसा चिन्ह जरूर लगा रहेगा, है ना। और उस वाक्य में घृणा, शोक मतलब दुख की बात करें, है ना, हर्ष मतलब खुशी की बात करें, विस्मय की बात करें, तो लेकिन ये चिन्ह अगर लग गया तो समझिए कि ये एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयवाचक वाक्य का ये वाक्य है। अब इसका थोड़ा परिभाषा भी देख लेते हैं। जिस वाक्य से हर्ष का मतलब मैंने अभी बताया, खुशी की बात हो, जहां विस्मय यानी आश्चर्य की बात हो,
शोक मतलब जहाँ दुख की बात हो, घृणा मतलब जहाँ घमंड उमंड की बात होती है, आदि के भाव को प्रकट करे, वह क्या कहलाता है? विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। क्लियर है? परिभाषा में उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाय, बोलते हैं ना, हाय के बाद देखते हैं अक्सर ऐसा लगा रहता है ये सिंबल, हाय वो मर गया, बोलते हैं ना हाय वो मर गया, या फिर बोलते हैं ओह, ओ के बाद ये सिंबल लगता है, तुमने ये क्या किया, ओह तुमने क्या किया। ठीक है ना? यानी जिस वाक्य में ये सिंबल दिखाई दे आप लोग को, और जहां दुख, हर्ष, विस्मय या खुशी की बात करें, वहां पर ये कौन सा वाक्य होगा? विस्मय वाक्य। एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके लिए यूज होता है ना कि शाबाश, बोला जाता है ना शाबाश, तुमने यह काम बहुत ही अच्छा किया, तुमने यह काम बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, बोलते हैं ना। तो जहां ऐसे शब्द मिले, ओ, हाय, अरे, हे, और उसके बाद ये सिंबल दिखाई दे, ये सिंबल विस्मयवाचक का सिंबल है, तो कौन सा वाक्य होगा? विस्मयवाचक वाक्य। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा जो वाक्य से संबंधित हमारा चैप्टर चल रहा है, इससे पहले पार्ट 1 मैंने डाला था, आज मैंने पार्ट 2 में वाक्य के प्रकार यानी भेद के बारे में बता रहा हूं, और पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ अर्थ के आधार पे मैंने जो 8 प्रकार है उसको एक एक करके सबके मैंने परिभाषा, एग्जाम्पल और एक्सप्लेन में किया हूँ। ठीक है? तो ये पार्ट 2 में रखा जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा पार्ट 3, उसमें इसी का वाक्य के भेद का ही दूसरा जो भाग है ना, रचना या बनावट के आधार पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये सेकेंड वीडियो यानी पार्ट 2 में अर्थ के आधार पे भेद बताया गया। अब पार्ट 3 जो हमारा पार्ट 3 बनेगा वाक्य से संबंधित चैप्टर से, उसमें आपको रचना या बनावट के आधार पर भेद पढ़ेंगे, और जो लास्ट पॉइंट बचा है वाक्य के तत्व, ये दोनों पॉइंट हमारे पार्ट 3 में क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आप सभी लोगों का, जितने भी छात्र, जितने भी सम्मानित छात्र छात्राएं इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।